नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार सिविल कोर्ट के ऊपर ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप लोग क्लर्क, कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक, स्टेनोग्राफर या तो फिर अगर आप चपरासी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें मैंने जो एक टॉपिक उठाया है वो है जनरल अवेयरनेस का। तो टोटल मैंने इसके 30 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस वीडियो में, और इसमें आपको काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ दिया जाएगा। तो आइए सीधे चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1916 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में या 1934 ईस्वी में? तो महात्मा गांधी एक ही बार बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, और वो साल था 1924। तो ये जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये था 40वां अधिवेशन। और 40वां अधिवेशन जो है ये हुआ था बेलगाम में। बेलगाम जो कि कर्नाटका में है, और इसको बेलागावी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो अगर अब हमारे पास ऑप्शंस है वो देख लेते हैं। 1916, तो ये जो अधिवेशन है 1916 का जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था लखनऊ में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे A.C. मजूमदार। A.C. मजूमदार, जिनका पूरा नाम हुआ अंबिका चरण मजूमदार जी। 1905 ईस्वी का जो अधिवेशन था ये हुआ था बनारस में, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में एक और बात जान लीजिए कि इनको महात्मा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है। 1934 ईस्वी का जो अधिवेशन था ये हुआ था बॉम्बे में। अब तो मुंबई कहते हैं, उस समय बॉम्बे कहते थे। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। आइए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो किस तरीके का अर्थव्यवस्था है? निर्देशित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, पारंपरिक अर्थव्यवस्था या तो फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक एग्जाम्पल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पूंजीवाद और जहाँ पे समाजवाद दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करें, उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिज्म, और समाजवाद को कहते हैं सोशलिज्म। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जहाँ पे दोनों हो, अगर दूसरे तरीके से इसको समझे कि जहाँ पे निजी क्षेत्र और जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही एग्जिस्ट करें, उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए तीसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। काली मुद्रा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक मनी, ये क्या होता है? तो ये कोई अवैध मुद्रा नहीं होती है, ना तो ये कोई जाली मुद्रा होती है, ना तो ये कोई गंदी या खराब मुद्रा होती है। तो बेसिकली ये एक तरह का अवैध आय है जिस पे आयकर नहीं दिया गया, मतलब जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है। ऐसे ही पैसे को ब्लैक मनी कहा जाता है। चौथा देखते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी है तो कहाँ है? तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनोस एयर्स। इसके अलावा अगर देखिए लीमा जो है, ये लीमा राजधानी है पेरू की। सैंटियागो जो राजधानी है ये है चिली की। और जॉर्ज टाउन जो राजधानी है ये है गुयाना की। तो यहाँ पे जो सारे देशों के जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो राजधानियाँ हैं ये सारे ही देश हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, दक्षिण अमेरिकी देश है ये सब। इसके अलावा कुछ और फेमस कंट्रीज़ देखें दक्षिण अमेरिका की, जैसे कि ब्राज़ील, तो इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। और एक देख लेते हैं जैसे कि इक्वाडोर, वहाँ एक फेमस ये भी कंट्री इक्वाडोर, इसकी राजधानी है क्विटो। चलिए आइए अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो जो विभाजन का जो घोषणा था ये हुआ था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, लेकिन जो एक्चुअल इफेक्ट में आया था ये आया था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था एक्चुअली में। तो उस समय के जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन थे वाइस रॉय। बाद में फिर क्या हुआ कि 1911 में यूके के जो उस समय के राजा थे जॉर्ज पंचम, ये भारत अपने विजिट पे आए थे। तो इन्होंने अनाउंस किया था कि बंगाल का विभाजन को रद्द किया जाता है। तो उस समय जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय, उस समय के ये वाइस रॉय थे। आइए अब देखते हैं छठा प्रश्न। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो ये है
35 वर्ष। इसके अलावा अगर आप देखिए तो प्रेसिडेंट का है 35, वाइस प्रेसिडेंट का तो यहाँ पे बात हो ही गया, ये भी है 35। अगर लोकसभा के मेंबर की बात करें तो वो है 25 साल, लेकिन अगर राज्यसभा की मेंबर मतलब चुना जाना है किसी को तो उसका उम्र सीमा कम से कम होना चाहिए 30 साल। आइए अब देखते हैं 7वां प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा कुछ और ट्रॉफी देख लें, जैसे कि राइडर कप, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये संबंधित है गोल्फ से, गोल्फ खेल से ये संबंधित है राइडर कप। अगर डेविस कप के बारे में बात करें, डेविस कप, तो ये है टेनिस से संबंधित है, टेनिस से। इसके अलावा अगर देखिए थॉमस कप, तो थॉमस कप जो है वो संबंधित है बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। क्रिकेट से संबंधित है जैसे कि एशेज सीरीज जो होता है, तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो एक टेस्ट सीरीज होता है उसको कहते हैं एशेज। बाकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि अभी होने वाला है, बॉर्डर गावस्कर, ये इंडिया और इंग्लैंड के, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट सीरीज होता है उसको कहते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। आइए अब 8वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो प्रथम स्टॉक एक्सचेंज जो स्थापित हुआ था वो था 1875 में हुआ था। जो वो और कौन सा था? वो था BSE, फुल फॉर्म इसका है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बाद में कई सालों के बाद हुआ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हुआ 1992 में। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को इंग्लिश में कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मतलब MDGs। तो ये तो था 2000 में ये लॉन्च हुआ था, 2000 से 2015 तक ये चलने वाला था, तो ये तो खत्म हो गया। इसके बाद लॉन्च किया गया SDG, जो कि 2016 से लेके इसका टारगेट है 2030 तक इसको अचीव करना, इसका टारगेट है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो MDGs में से एक नहीं था। तो MDG टोटल 8 थे, मतलब सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जो थे वो टोटल 8 थे। तो उसमें से ये तो था अति दरिद्रता का उन्मूलन करना, ये था, लेकिन इसमें से जो ये है जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, ये उसमें एक टारगेट नहीं था। बाकी था मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, ये बिल्कुल था। लिंग समानता को संबोधित करना, ये भी था। इसके अलावा था विकास हेतु वैश्विक साझेदारी या तो फिर पर्यावरणीय स्थिरता, ये सभी थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। 10वां देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो ये किए थे ग्रेट ब्रिटेन का, क्योंकि उसी का शासन था हमारे देश पे, तो उनके विरोध ही ये लड़ाई कर रहे थे, ग्रेट ब्रिटेन के विरोध में। 11वां प्रश्न देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये कौन बोले थे? तो ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक जी। इसके अलावा कुछ और नारे देखते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी दिए थे करो या तो फिर मरो, ये महात्मा गांधी जी का नारा था। सुभाष चंद्र बोस जी का जो सबसे फेमस नारा था वो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा अगर देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये दिए थे मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल दिए थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए अब देखते हैं 12वें प्रश्न को। उसके पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए हमारे लिए। आइए अब देखते हैं 12वें प्रश्न को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता को इसको कहा जाता है दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता भी इसको कहा जाता है। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो इसमें क्या है, गांधी जी के द्वारा 11 सूत्रीय मांग रखा गया था और बोला गया था अगर आप ये मांग नहीं मानेंगे तो फिर हमें नमक सत्याग्रह करना पड़ेगा, जो कि हुआ भी 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था। 13वां प्रश्न देखते हैं, चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे, और कनिष्क के दरबार में देखा जाए तो 4 मेन विद्वान थे। एक थे अश्वघोष, अश्वघोष थे, और एक थे चरक जिनका यहाँ पे नाम है, और फिर एक थे वसुमित्र, वसुमित्र, और एक थे नागार्जुन। तो यही 4 विद्वान थे इनकी सभा में, कनिष्क की सभा में, जिसमें से एक थे चरक, और यही चरक थे जो कि बाद में आयुर्वेद के ऊपर चरक संहिता, चरक संहिता की रचना इन्होंने की थी, चरक संहिता की रचना इन्होंने की थी। 14वां प्रश्न देखते हैं, चारागाह को पंपास कहा जाता है, तो कहाँ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में इसको पंपास कहा जाता है। अगर ईस्ट अफ्रीका की बात करें, ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो वहाँ इसको कहा जाता है सवाना, सवाना कहा जाता है ईस्ट अफ्रीका में, सवाना।
15वां प्रश्न देखते हैं, हिमाचल के सर्वोच्च श्रेणी कौन से हैं? तो हिमाचल का जो सर्वोच्च श्रेणी है वो है हिमाद्री, क्योंकि यहाँ पे जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। 16वां प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो थे VN राव थे, संविधान सभा के सलाहकार थे। इसके अलावा देखिए संविधान सभा के जो जनक हैं, संविधान के जनक है वो माना जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को माना जाता है संविधान के जनक। 17वां देखते हैं, अंग्रेजी शब्द विजिलेंस, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? आयोग, अभिकरण, प्राधिकरण या सतर्कता। तो विजिलेंस का हिंदी मतलब होता है सतर्कता। जैसे कि हमारे पास एक आयोग है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका हिंदी मतलब होता है केंद्रीय सतर्कता। विजिलेंस का मतलब हो जाता है सतर्कता, कमीशन मतलब आयोग, सेंट्रल मतलब केंद्रीय। 18वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड ये मूल रूप से किस वर्ष का है? तो मूल रूप से ये जो है ये 1860 ईस्वी का है इंडियन पिनल कोड। 19वां देखते हैं, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन के बाद जो दूसरे नंबर पे वो है सिलिकॉन, जिसका परसेंटेज है 27.69%, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है वो सबसे ज़्यादा है और ये है 46.71%। ये ऑक्सीजन के बाद आता है सिलिकॉन का नंबर, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। 20वां, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो ये दिया गया था न्यूटन जी के द्वारा। 21वां देखते हैं, 21वां प्रश्न देखते हैं, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि की जो सबसे मुख्य विशेषता होती है जिसमें पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ की जाती है, उसी को कहा जाता है मिश्रित कृषि। इसमें एक नियम ये होता है कि यदि कुल बोई गई कृषि क्षेत्र के न्यूनतम 20% क्षेत्र पे अगर चारागाह हो रहा है तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। 22वां देखते हैं, सांगपो और दिहांग ये किस नदी के अन्य नाम है? तो ये सारे ब्रह्मपुत्र नदी के ही अन्य नाम है। इसके अलावा जमुना ये भी ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। तो बेसिकली ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत के पठारों से आती है, तो उसके बाद वहाँ इसको कहा जाता है सांगपो। जब इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसे कहा जाता है दिहांग, फिर इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, लेकिन बाद में जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसे कहा जाता है जमुना। तो ये सारे ब्रह्मपुत्र नदी के ही अन्य नाम हैं। 23वां, स्वेथलिंग कप ये संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से, स्वेथलिंग कप। इसके अलावा अगर देखें हम लोग फुटबॉल के बारे में ऑलरेडी हम लोग कुछ कप देख चुके हैं फुटबॉल के बारे में, आइए कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि फुटबॉल में क्या होता है। 23वां प्रश्न, स्वेथलिंग कप संबंधित है, तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस के अलावा हम लोग फुटबॉल के बारे में ऑलरेडी एक कप हम लोग देख चुके हैं, संतोष ट्रॉफी। फुटबॉल कप का कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि रोवर्स कप, ये होता है फुटबॉल का ये ट्रॉफी है। इसके अलावा एक और है सुब्रतो मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी ये भी जो है ये है फुटबॉल से ही संबंधित है। आइए अब देखते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। रासलीला, याओ संग, लाई चराई ओबा ये किस राज्य का त्यौहार है? तो ये जो त्यौहार है ये है मणिपुरी लोगों का, मतलब मणिपुर का ये स्पेशल त्यौहार है, तो 24वां का हो जाएगा सी। इसके अलावा अगर हम लोग असम के बारे में बात करें तो असम का जो एक बहुत ही फेमस त्यौहार है बिहू, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का है। बिहू के अलावा बिछुआ ये भी असम का ही है। बिछुआ के अलावा नर पूजा ये भी असम का ही है। आइए अब देखते हैं 25वां प्रश्न, लोकायुक्त की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? तो ये हुई थी सर्वप्रथम जो हुई थी वो 25 का हो जाएगा आंसर सी, महाराष्ट्र में हुई थी ये सर्वप्रथम, जो कि हुई थी 1971 ईस्वी में। 26वां देखते हैं, अमीबा में क्या नहीं होता? कंकाल, जनन, गमन या पाचन? तो अमीबा में सब होता है लेकिन कंकाल नहीं होता अमीबा में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस मतलब कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो ये है दुबई। 28वां देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए थे? तो ये किए थे मुंबई में, उस समय इसको बम्बई कहा जाता था, तो ये किए थे
75 ईस्वी में। डीएवी स्कूल्स का आप नाम सुने होंगे, ये आर्य समाज द्वारा ही स्थापित किया गया था। डीएवी मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। 29वां देखते हैं, यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो ये कहा गया था अरस्तु के द्वारा। तो 29 का हो जाएगा बी। अरस्तु बेसिकली यूनान के एक महान दार्शनिक थे जिनको राजनीति शास्त्र का जनक भी माना जाता है, और अरस्तु को सिकंदर के ये गुरु भी थे अरस्तु। 30वां देखते हैं, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? बहती हवा के पास तो ये तो होती है, लुढ़कता पत्थर के पास भी होता है, चलती हुई गोली के पास भी होती है, लेकिन उठा हुआ हथौड़ा के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही वो 30 प्रश्न थे। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे बहुत सारे मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।